Good morning, dear students. Myself P.L. Narada, Assistant Professor, Government College, Canvas, and today I will teach you a poem To Autumn by John Keats. जॉन कीट्स की जो ये पोएम है बीए पार्ट सेकंड में कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में सम्मिलित की गई है, लेकिन ये पोएम सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड टीचरशिप के लिए भी बहुत उपयोगी है। सो स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, पूरी पोएम पढ़िएगा। सबसे पहले हम जॉन कीट्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। जॉन कीट्स जो कि 1795 में पैदा हुआ और 1821 में चल बसा। He was born in 1795 and died very young. 1795 में पैदा हुआ और 1821 में चल बसा, अर्थात तो बहुत जल्दी ही यंग एज में ही उनकी डेथ हो गई। He was an English romantic poet. अंग्रेजी की रोमांटिक कवियों में उनकी गिनती होती है। He was one of the main figure of the second generation of romantic poets. रोमांटिक पीरियड जो है दो भागों में बटा हुआ है, फर्स्ट जनरेशन पॉइंट और सेकंड जनरेशन पॉइंट। यहाँ पे हम जॉन कीट्स की जो बात कर रहे हैं वो सेकंड जनरेशन से बिलोंग करता था। बाद वाली जो जनरेशन थी उससे कीट्स बिलोंग करता है। He died of tuberculosis at the age of 25. तपेदिक नामक बीमारी या टीबी की बीमारी से वो 25 साल की एज में ही चल बसा। कीट्स वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ पीबी शैली। पीबी शैली, प्रेसी शैली, उसका वो समकालीन था। एक ही समय में दोनों का जीवन रहा। कीट्स इज नॉन फॉर हिज सेंससनेस। कीट्स को उसकी सेंससनेस के लिए जाना जाता है। सेंससनेस का मतलब क्या होता है? सेंससनेस मतलब इंद्रियां जो होती है, सेंसेज हमारी जो होती है, उनको वो फील करा देता है, उसको सेंससनेस कहते हैं। जैसे जब वो कोई चीज का वर्णन करता है तो हमारी आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ सारी इंद्रियां जो है एक्टिव हो जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे हम रियल वर्ल्ड में हैं, उसको सेंससनेस कहा जाता है। ओड टू ऑटम या टू ऑटम was written in September 1819. ये कविता 1819 में लिखी गई थी। It displays a calm response to the autumn beauty of autumn. ये कविता जो है काम रेस्पॉन्स है। काम मतलब शांत, रेस्पॉन्स प्रत्युत्तर देती है टू द ब्यूटी ऑफ ऑटम, ऑटम सीजन की। ऑटम के सीजन में, ऑटम का मतलब होता है पतझड़, पतझड़ के सीजन में जो ब्यूटी होती है उसके प्रति ये कविता लिखी गई है, उस ब्यूटी को दिखाया गया है। द फर्स्ट स्टेंजा गिव अस द ब्यूटी ऑफ नेचर। कविता में 3 स्टेंजा है और जिनमें से फर्स्ट स्टेंजा जो है वो हमें नेचर ब्यूटी के बारे में बताता है। द सेकेंड स्टेंजा डिस्क्राइब द ऑक्यूपेशन ऑफ द सीजन। सेकेंड जो स्टेंजा है उसमें कौन कौन से ऑक्यूपेशंस होते हैं ऑटम के सीजन में, इसके बारे में बताया गया है। पढ़ते हैं। द थर्ड स्टेंजा ऑफ दिस ग्रेट ऑड हैव अ फर्मनेस एंड क्लैरिटी। तीसरा जो स्टेंजा है इस कविता का, जो कि म्यूजिक, जिसमें म्यूजिक है, हैव अ फर्मनेस एंड क्लैरिटी, उसमें बड़ी सुदृढ़ता है और क्लैरिटी है। इसका जो ढांचा है कविता का थर्ड स्टेंजा का वो बहुत मजबूत है। द थर्ड स्टेंजा इज कलेक्शन ऑफ विविड साउंड्स।
थर्ड जो स्टेंजा है वो तरह तरह के साउंड्स का कलेक्शन है। उसमें तरह तरह के गीतों को बताया गया है। ऑटम के समय में जो गीत होते हैं उनका संग्रह करके इसमें बताया गया है। कौन कौन से गीत हो सकते हैं ऑटम में? हैज क्रिकेट सिंग, जैसे कि टिड्डा, हैज क्रिकेट मतलब टिड्डा, सिंग गीत गाता है। लेम ब्लीड्स, मेमने मिमियाते हैं। रेड ब्रेस्ट विसल, रोबिन चिड़िया जो है विसल करती है, चिड़िया सीटी बजाती है। सेलोज टिटर, सेलोज जो है वो टिटर करती है। अब्बाबिल पक्षी जो है चहचहाते हैं। एलिट्रेशन इज यूज्ड थ्रू आउट द पोएम विद अ फाइन इफेक्ट। पूरी की पूरी कविता में एलिट्रेशन का प्रयोग बहुत शानदार तरीके से हुआ है। ये हुई कविता के थीम की बात। अब हम इसके फॉर्म की बात करते हैं। कविता का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर ढांचा, वो किस तरह से बना हुआ है वो मैं आपको पहले से ही बता दूं, ताकि जब आप पोएम पढ़ें तो आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। टू अ ऑथम is written in 3 stanza structure with variable rhyme scheme. Stanza is 11 line long. प्रत्येक स्टेंजा में 11 पंक्तियां हैं। Each is metered in iambic pentameter. और जो लाइन्स है वो iambic pentameter में लिखी गई है। Each stanza is divided roughly into 2 parts. अगर हम कहें तो प्रत्येक स्टेंजा के 2 भाग किए गए हैं। 11 जो पंक्तियां हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। In each stanza, the first part is made up of 4 lines of the stanza. 11 पंक्तियों को 2 भागों में बांटा है, जिनमें से प्रथम 4 पंक्तियां जो है अलग राइम स्कीम की है। एंड द सेकेंड पार्ट इज मेड अप ऑफ लास्ट 7 लाइन्स, और 7 पंक्तियों की राइम स्कीम अलग है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ ईच स्टेंजा फॉलोज एन ए बी राइम स्कीम। प्रथम जो 4 पंक्तियां हैं उनकी राइम स्कीम ए बी है। द फर्स्ट लाइन राइमिंग द थर्ड एंड द सेकेंड लाइन राइमिंग विद द फोर्थ। पहली लाइन तीसरी से राइम करती है, ए बी। पहली ए, थर्ड वाली ए, सेकेंड वाली बी, फोर्थ वाली बी। द सेकेंड पार्ट ऑफ द ईच स्टेंजा इज लॉन्गर, और जो दूसरा पार्ट है अर्थात जो 7 पंक्तियां हैं वो लंबी है। एंड वेरीज इन राइम्स, और वो भी तीनों स्टेंजा में अलग अलग है। तीनों पार्ट्स जो है, 3 जो स्टेंजा है उनमें अलग अलग है। द फर्स्ट स्टेंजा इज अरेंज, पहला जो स्टेंजा है वो इस तरह से अरेंज किया है, सी डी ई डी, डबल सी और ई। और जो सेकेंड और थर्ड स्टेंजा है उनकी राइम स्कीम में थोड़ा सा एक जैसी रहेगी, ए बी। लेकिन जो 7 लाइन्स है वो पहले स्टेंजा की अलग है और दूसरे और तीसरे स्टेंजा की सी डी ई सी डबल डी और ई इस तरह से है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने इसका स्ट्रक्चर देखा। अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ऑटम के बारे में कवि कह रहा है, पतझड़ का जो मौसम है उसके बारे में कवि ने क्या कहा है। सीजन ऑफ मिस्ट, ये तो मिस्ट का सीजन है। मिस्ट का मतलब होता है धुंध या कोहरा, जो जब आसमान में धूल जैसा गुब्बार जो उड़ता है उसको मिस्ट बोलते हैं। ऑटम के बारे में कवि कह रहा है, इट इज द सीजन ऑफ मिस्ट, ये धुंध का मौसम है। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, मेलो का मतलब होता है पकना, फ्रूटफुलनेस फलों के पकने का। ये किसका सीजन है? फलों के पकने का सीजन है। क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। क्लोज बोसम फ्रेंड का मतलब होता है घनिष्ठ मित्र। ऑफ द मैच्योरिंग सन, मैच्योरिंग जो सन है, मैच्योर का मतलब होता है परिपक्व। परिपक्व जो सूर्य है वो घनिष्ठ मित्र है। क्लोज बोसम फ्रेंड
कॉन्स्पायरिंग विद हिम, और वो उसके साथ कॉन्स्पायर कर रहा है। हिम का मतलब यहाँ ऑटम के लिए है। कॉन्स्पायर सलाह मशवरा कर रहा है। दोनों मित्र बैठ करके प्लानिंग बना रहे हैं। कॉन्स्पायर मतलब सलाह मशवरा, प्लानिंग बना रहे हैं। किस बारे में प्लानिंग बना रहे हैं? हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कैसे लोड करें, कैसे ब्लेस करें। किनको? हाउ टू लोड एंड ब्लेस, किनको लोड किया जाए, किनको लाद दिया जाए, किनको ब्लेस बनाया जाए। ब्लेस मतलब आशीर्वाद दिया जाए। विद फ्रूट्स, विद फ्रूट द वाइन्स, विद फ्रूट फलों से, द वाइन्स लताओं को। उन लताओं को कैसे फलों से आकर्षक बनाया जाए, कैसे उनको आशीर्वाद दिया जाए फलों का। कौन सी लताओं को? दैट राउंड द थैच ईव रन्स, दैट जो राउंड गोल गोल घूम करके, थैच, थैच का मतलब होता है छप्पर, ईव्स रन, थैच ईव्स रन जो छप्पर के ऊपर आगे बढ़ रही है। रन का मतलब होता है आगे बढ़ रही है। उन लताओं को फलों से कैसे लाद दिया जाए, उन वाइन्स को फलों से कैसे ब्लेस किया जाए, इसके बारे में मैच्योर, सूर्य और ऑटम मिलकर के प्लानिंग बना रहे हैं। जो फर्स्ट स्टेंजा है, ये जो 4 लाइंस, इनकी राइम स्कीम देखिए। फर्स्ट में यहाँ पे फ्रूटफुलनेस लिखा हुआ है और थर्ड में यहाँ पे ब्लेस लिखा हुआ है। नेस और ब्लेस दोनों की एक जैसी राइम है, इसलिए यहाँ पे ये ए और ये ए। बी राइम स्कीम हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फर्स्ट 4 पंक्तियों में सीजन ऑफ मिस्ट, ऑटम को सीजन ऑफ मिस्ट बताया है और मेलो फ्रूटफुलनेस का मौसम बताया है। वो दोनों मिलकर के उसका जो क्लोज बुजुम फ्रेंड है, घनिष्ठ मित्र जो सूर्य है, जो कि मैच्योर है, वो कॉन्स्पायर कर रहे हैं कि हाउ टू लोड, कैसे लाद दिया जाए, एंड ब्लेस और आकर्षक बनाया जाए, विद फ्रूट एंड वाइन्स, फ्रूट द वाइन्स फलों से, उन लताओं को, दैट राउंड थैचेस ईव्स जो उस छप्पर के और आगे बढ़ रही है। अब सेकेंड पार्ट, फर्स्ट स्टेंजा का जो सेकेंड पार्ट है वो देखिए। टू बैंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री, टू बैंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री। मोस्ट कॉटेज जो ट्री है, मॉस का मतलब होता है काय, काई, छोटी छोटी जो घास होती है। कॉटेज ट्री, कॉटेज ट्री, जो कॉटेज ट्री, कोट का मतलब होता है आंगन या आहता। कॉटेज ट्री बाड़े के पेड़, बाड़े में जो पेड़ उगे हुए हैं एप्पल्स, एप्पल के, उनको कैसे बैंड किया जाए, उनको कैसे झुकाया जाए। टू बैंड विद एप्पल्स, बैंड को, एप्पल्स को कैसे बैंड किया जाए, द मोस्ट कॉटेज ट्री, कॉटेज में जो ट्रीज हैं एप्पल के, उनको। एंड फिल ऑल द फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर, एंड फिल ऑल द फ्रूट, फिल भरा जाए, ऑल द फ्रूट सारे फलों को, विद राइपनेस परिपक्वता से। राइप का मतलब होता है परिपक्व। टू द कोर, कोर का मतलब होता है अंतिम छोर तक, कोर अंतिम भाग तक, अंतिम हिस्से तक। एंड फिल ऑल फ्रूट, सभी फलों को कैसे भरा जाए, विद राइपनेस परिपक्वता से, टू द कोर अंतिम छोर तक। इसके बारे में सूर्य और ऑटम जो है प्लानिंग बना रहे हैं। और क्या प्लानिंग बना रहे हैं? टू स्वेल द गोड, स्वेल का मतलब होता है मोटा करना, फुलाना। टू प्लम्प, गोड का मतलब होता है लौकी, लौकी को कैसे फुलाया जाए। एंड प्लम्प द हेजल सेल्स, हेजल सेल्स का मतलब होता है पहाड़ी बादाम, पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली बादाम, उसको कैसे प्लम्प किया जाए, उसको कैसे मोटा किया जाए। टू स्वेल द गोड, लौकी को कैसे मोटा किया जाए। एंड प्लम्प द हेजल सेल, पहाड़ी जो बादाम है उसको कैसे मोटा किया जाए। विद अ स्वीट
आंतरिक पार्ट, इनर पार्ट ऑफ ए फ्रूट, किसी भी फल का जो अंदर का जो पार्ट होता है, गुद्दा जिसको कहते हैं, उसको कर्नल कहते हैं। विद स्वीट कर्नल, कैसे मधुर कर्नल से भरा जाए। सेट, टू सेट बडिंग मोर, टू सेट मतलब सेट की जाए, बडिंग कलियां, मोर और ज्यादा, पेड़ों में और ज्यादा कलियां कैसे विकसित की जाए, इसके बारे में वो प्लानिंग बना रहे हैं। एंड स्टिल मोर, और ज्यादा। लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, लेटर यानी बहुत समय तक, फ्लावर्स फूल, फॉर द बीज मधुमक्खियों के लिए, मधुमक्खियों के लिए बहुत दिनों तक फूल कैसे तैयार किए जाए। अनटिल दे थिंक, जब तक वे मधुमक्खियां, दे वे मधुमक्खियां, थिंक सोचने लग जाए, वार्म डेज विल नेवर सीज, इस साल तो जो वार्म डेज है वो सीज होने का नाम नहीं ले रहे। सीज का मतलब होता है बंद। जब तक मधुमक्खियां ये न सोचने लग जाएं कि इस साल तो गर्मी के दिन खत्म ही नहीं हो रहे। क्यों, ऐसा क्यों सोचने लग जाएं? फॉर, क्योंकि समर हैज ओवर ब्रिम देयर क्लेमी सेल्स, क्लेमी का मतलब होता है चिपचिपा, सेल्स मतलब छत्ता, मधुमक्खी का जो छत्ता है वो। फॉर, क्योंकि गर्मी ने, समर हैज ओवर ब्रिम, गर्मी ने लबालब कर दिया है। ओवर ब्रिम का मतलब है लबालब भर देना, कैपेसिटी से भी ऊपर कर देना। क्योंकि जो गर्मी है उसने उन मधुमक्खियों के छत्ते को लबालब भर दिया है, इसलिए वो सोचने लगी है कि इस साल तो गर्मी का सीजन एंड ही नहीं हो रहा। इसके बारे में यहाँ पर 11 पंक्तियां एक स्टेंजा में हैं और प्रत्येक इस पोएम में 3 स्टेंजा है। प्रत्येक स्टेंजा जो है उसमें प्रथम 4 पंक्तियां ए बी है और बाद वाली जो पंक्तियां हैं वो इस तरह से है, सी डी, ई डी, डबल सी, ई। अब यहाँ पे इसको समझिए, ये सी डी डी क्या है। देखिए यहाँ पे ट्रीज, फिर यहाँ पे कोर, तो ये दोनों अलग हैं तो इसको हम सी नाम देंगे, इसको हम डी नाम देंगे। फिर यहाँ पे सेल्स, ट्रीज, सेल्स, ये अलग है तो इसको हम ई नाम देंगे। फिर यहाँ पे जो लाइन नंबर 6 है, कोर, वो मैच कर रही है इससे मोर से, तो इसको हम डी नाम दे देंगे वापस। और लाइन नंबर जो है बीज, वो ट्रीज से मैच कर रही है इसलिए वापस सी नाम देंगे। फिर इसके बाद सीज, तो इसको भी सी नाम देंगे। और जो है सेल्स और सेल्स मैच कर रही है तो इसको हम ई नाम देंगे। ये इस तरह से इस कविता की राइम स्कीम है जो प्रत्येक स्टेंजा में अलग अलग होती चली जाएगी। अब इसका सेकंड स्टेंजा देखिए। फर्स्ट स्टेंजा जो है उसमें ऑटम और मैच्योरिंग सन दोनों मित्र हैं, दोनों मिलके प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरह से इन फलों को आकर्षक बनाया जाए। सेकंड स्टेंजा जो है, द पोइट पर्सोनिफाइज ऑटम, कवि ने ऑटम को पर्सोनिफाई किया है, उसको ऑटम को ऑक्यूपेशंस को हमें बताया है। दी ऑप्ट अमिड द स्टोर, हु यानी किसने, हैथ मतलब हैज नॉट सीन नहीं देखा है, दी यानी तुम्हें, है ऑटम तुम्हें किसने नहीं देखा है। ऑप्ट, ऑप्ट मतलब ऑफन, अमिड यानी बीच में, दाय यानी तुम्हारे, स्टोर यानी भंडार के बीच में, है ऑटम तुम्हें तुम्हारे भंडार के बीच में किसने नहीं देखा है, अर्थात सभी देखते हैं। तुम तो ऐसी हो कि तुम्हें सब देखते हैं ऑटम सीजन को। यहाँ पे कवि ने ऑटम को मानवीकरण किया है। ऑटम का मानवीकरण, ऑटम हैज बीन पर्सोनिफाइड एज अ वुमेन, एक औरत के रूप में उसको मानवीकरण किया है। हु हैथ नॉट सीन दी, तुम्हें किसने नहीं देखा, ऑप्ट अमिड द स्टोर, अक्सर तुम्हारे भंडार के बीच में। समटाइम्स, कभी कभी,
whoever जो कोई भी सिख खोज करता है, अब्रोड बहुत दूर, में फाइंड वो पा लेता है, दी तुम्हें सिटिंग बैठी हुई, केयरलेस चिंता मुक्त, ऑन ए ग्रीनरी फ्लोर, ग्रीनरी हरे भरे फ्लोर मैदान पे, ग्रीनरी फ्लोर पे तुम्हें पा सकता है। वह व्यक्ति जो तुम्हें बहुत दूर दूर तक खोजता है, ऑटम सीजन की बात है, उसको एक औरत के रूप में बताया गया है। जो ऑटम को दूर तक खोजता है वह अक्सर ऑटम को सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रीनरी फ्लोर पे ढूंढ सकता है। केयरलेस यानी चिंता मुक्त होकर के, किसी बात की टेंशन नहीं रहती, क्योंकि लोगों की फसल कट जाती है तो औरतें निश्चिंत होकर के बैठी रहती है, उसी को ऑटम के रूप में बताया है। अगर ऐसे ग्रीनरी फ्लोर पे निश्चिंत औरतें बैठी दिख जाए तो समझ लो ऑटम का सीजन आ गया है। डाई हेयर सॉफ्ट उठा दिया जाता है बाय द विनोइंग वाइंड, लहराती हुई हवा के द्वारा। विनोइंग का मतलब होता है लहराती हुई, क्योंकि हम जानते हैं ऑटम के सीजन में हवाएं जो है लहराती हुई चलती है। तो अगर तुम्हें दिखे कोई औरत निश्चिंतता से बैठी है अपने घर की बाहर दहलीज पे, कोई काम नहीं है और हवाएं चल रही है, उसके बाल उड़ रहे हैं, तो समझ लो ऑटम का सीजन चल रहा है। कभी यहाँ पे यही कह रहा है कि तुम्हें किसने नहीं देखा, अक्सर तुम्हें तो सब देखते हैं, तुम तुम्हारे भंडार में बैठी रहती हो। ऑटम का भंडार क्या है? नेचर है, तो नेचर में बैठी रहती हो, चिंता मुक्त होकर के बैठी रहती हो। और सिटिंग केयरलेस, तुम चिंता मुक्त होकर बैठी रहती हो ऑन ए ग्रीनरी फ्लोर, एक ग्रीनरी फ्लोर पे, हरे भरे मैदान पे। दाई हेयर, तुम्हारे बाल, सॉफ्ट लिफ्टेड, ऊपर उठा दिए जाते हैं, बाय विनोइंग वाइंड्स, लहराती हुई हवाओं के द्वारा। इसके बाद देखिए, और ऑन ए हाफ रिप्ड फ्रो साउंड अस्लीप, यहाँ पे ऑटम को 4 रूपों में पर्सोनिफाई किया है। सबसे पहले कवि क्या कहता है? ऑन ए हाफ रिप्ड फ्रो, रिप का मतलब होता है कटाई करती हुई, फ्रो मतलब होता है क्यारी, साउंड अस्लीप गहरी नींद में सो गई हो। पहली जो इमेज कवि ने दी है वो है एक औरत है जो गेहूं काट रही है और गेहूं काटते काटते वो सो गई, नींद आ गई उसको। ऑन ए हाफ रिप्ड फ्रो, आधी ही कटी है क्यारी, हाफ आधी, रिप्ड कटी है, फ्रो मतलब क्यारी, साउंड अस्लीप और गहरी नींद में सो गई। उसका भी रीजन देगा कवि क्यों सो गई। ड्राउज, क्योंकि उसको ऊंघ आ गई थी। ड्राउज का मतलब होता है ऊंघना। विद फ्यू के पौधे की खुशबू से वह मूर्छित हो गई थी, उसको ऊंघ आ गई थी। और क्या हुआ फिर? वाइल दाई हुक, जबकि तुम्हारा हंसिया, दाई मतलब यूअर, हुक मतलब हंसिया, जिससे वो फसल काट रही थी, स्पेयर वहीं छूट जाता है, स्पेयर मतलब छूट जाता है, द नेक्स्ट स्वेथ, दूसरी क्यारी में, जहां वो फसल काट रही थी, क्योंकि वो पोपीज के फूलों से बेहोश हो गई और उसका हंसिया जो है वहीं पे रह गया। एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर्स, और ऐसा क्यों हुआ है? ऑल इट्स ट्विन फ्लावर, ट्विन का मतलब होता है उलझे हुए फ्लावर्स, फूलों से, उसके उस पॉपीज के उलझे हुए फूलों की वजह से ऐसा हुआ। जब वो फसल काट रही थी तो फसल काटते काटते उसमें बीच में अफीम का पौधा भी आ गया, वो भी कट गया, और उसको जैसे ही उसने खींचा तो उसके उलझे हुए फूलों से खुशबू निकली और वो वहीं पर बेहोश हो गई और उसका हंसिया वहीं गिर गया। एक इमेज तो कवि ने ये दी है ऑटम की। दूसरी इमेज देखिए, एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर, यहाँ पे लाइक अ ग्लीनर, कवि ने उसको ग्लीनर के रूप में बताया है। ग्लीनर का मतलब होता है गेहूं साफ करने वाली। ग्लीन का मतलब होता है गेहूं जो बीनते हैं उसको बोलते हैं, गेहूं बीनना या गेहूं साफ करना। एंड समटाइम लाइक अ ग्लीनर, एंड समटाइम लाइक अ ग्लीनर, कभी कभी गेहूं बीनने हेड अक्रॉस अ ब्रूक, स्टडी, धैर्य के साथ, धीरे धीरे,
तुम धैर्य के साथ चलती हो, दाई लेडन हेड, तुम्हारा सिर जो है लदा हुआ है, अक्रॉस ए ब्रुक, और एक झरने को पार करती हो। देखो कवि ने क्या इमेज दी है। स्टीडी दाई लेडन हेड। जब ऑटम का सीजन आता है तो खेतों में औरतें फसल काटने के बाद जो फसल बच जाती है उसको बीनने का काम करती है, और उस बीनी हुई फसल को, इकट्ठा की हुई फसल को टोफले में रख करके एक औरत झरने को पार कर रही है, और उसको ऑटम के रूप में दिखाया गया है। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर, कभी कभी तुम ग्लीनर के रूप में, गेहूं बीनने वाली के रूप में, दाउ डू कीप, चलती हो, स्टडी, धैर्य के साथ, दाई लेडन हेड, तुम्हारा सिर वजन से लदा हुआ है, अक्रॉस ए ब्रुक, और एक झरने को तुम पार कर रही हो। चौथी इमेज देखिए ऑटम की, और बाय अ साइडर प्रेस, या तुम चरखी के बगल में बैठी हो। साइडर प्रेस मतलब गन्ने की चरखी के बगल में बैठी है, विद पेशेंट लुक, और धैर्य से देख रही है। पेशेंट धैर्य के साथ, लुक देख रही है, गन्ने का रस निकालने वाली के रूप में उसको बताया है। दाउ वाचेस, तुम देख रही हो, द लास्ट ऊजिंग्स, हावर बाय हावर। हावर बाय हावर मतलब कई घंटों तक, लास्ट ऊजिंग अंतिम बूंद तक, लास्ट अंतिम ऊजिंग बूंद तक, हावर बाय हावर कई घंटों तक। चौथी इमेज के रूप में यहाँ पे कवि ने ऑटम को गन्ने का रस निकालने वाली के रूप में बताया है, जो उसकी अंतिम बूंद का इंतजार कर रही है। किया है 4 रूपों में। सबसे पहला जो रूप है वो एक गेहूं बरसाने वाली के रूप में, फिर फसल काटने वाली के रूप में, और फिर गन्ने का रस निकालने वाली के रूप में बताया है। इस तरह से हमारे सामने ऑटम की 4 तस्वीरें आती है। द पोइट हैज पर्सोनिफाइड ऑटम एज विनोवर, ए ग्लीनर, साइड प्रेशर, एंड फसल रीपर, क्रॉप रीपर। इस तरह से 4 तरह से ऑटम को पर्सोनिफाई किया है। थर्ड जो स्टेंजा है उसकी शुरुआत संगीत से होती है। किड्स इज नॉन फॉर हिज नेगेटिव कैपेबिलिटी, किड्स को जाना जाता है उसकी नेगेटिव कैपेबिलिटी के लिए। जिन चीजों में रस नहीं है, जिन चीजों में सौंदर्य नहीं है, उन चीजों में भी किड्स ने सौंदर्य देखा है। आई, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग्स। द थर्ड स्टेंजा स्टार्ट्स विद ए क्वेश्चन, तीसरा स्टेंजा क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। द पोइट आस्क्ड टू ऑटम, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। कवि ऑटम से पूछता है, कहाँ है तुम्हारे वो संगीत। आई, हाँ, वेयर आर दे, बताओ कहाँ हैं। ये रेथोरिकल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कवि खुद क्वेश्चन पूछता है और खुद आंसर देता है। थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में मत सोचो। दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू, तुम्हारे पास खुद अपना म्यूजिक है। कभी क्वेश्चन पूछता है ऑटम से, तुम्हारे पास कहाँ है वो बसंत के मौसम, बसंत के संगीत कहाँ हैं। वो आंसर देता है, थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में मत सोचो। दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू, क्योंकि तुम्हारे पास तो खुद का अपना संगीत है, दूसरे के संगीत की क्या जरूरत। अब ऑटम का क्या क्या संगीत है वो इस स्टेंजा में देखा जाएगा। While bad clouds bloom, the soft dying day. Soft dying day का मतलब है शाम का समय। Soft कोमल, dying खत्म होता हुआ दिन, मतलब शाम का समय। While bad clouds, while जब, bad का मतलब बिखरे हुए, clouds बादल, जब बिखरे हुए बादल, bloom खिलते हैं, जब छितराए हुए बादल खिलते हैं, कब, सॉफ्ट डाइंग डे, शाम के समय। शाम के समय जब छितराए हुए बादल खिलते हैं। एंड टच द सटल, एंड टच द स्टबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू। ह्यू का मतलब होता है रंग, और रोजी मतलब गुलाबी। स्टबल का मतलब होता है ठूंठ,
सरसों के जो ठूंठ, सरसों की फसल काटने के बाद जो डंठल बचते हैं उनको बोलते हैं स्टबल। प्लेन्स मतलब मैदानों में। जब सूर्य की रोशनी छूती है, सॉफ्ट डाइंग डे का मतलब शाम के समय सूर्य की रोशनी छूती है, किनको छूती है? स्टबल्स, सरसों के ठूंठ जो कि गुलाबी रंग के होते हैं। रोजी ह्यू, जब शाम के समय आसमान में बादल बिखरे रहते हैं, बादल खिले रहते हैं, उस समय सॉफ्ट डाइंग डे, सूर्य की रोशनी टच छूती है द स्टबल प्लेन्स, सरसों के ठूंठ को, विद रोजी ह्यू जो कि रोजी कलर के होते हैं। कॉयर, कॉयर का मतलब होता है संगीत। वेलफुल कॉयर, दुख भरा संगीत। द स्मॉल नेट्स मॉर्न, स्मॉल छोटा सा जिंगर, नेट्स का मतलब होता है जिंगर, मॉर्न विलाप करता है। उस समय फिर छोटा जो जिंगर है, स्मॉल नेट्स, वो वेलफुल कॉयर करता है, विलाप पूर्ण गीत गाता है, वो है तुम्हारा संगीत। शाम के समय जब आसमान में बादल बिखरे होते हैं और वो रोशनी सूर्य की खेतों में कटी हुई फसल सरसों की, उसके ठूंठ, उसके जो डंठल है उस पे गिरती है तो वो खूबसूरत लगती है। और उस समय देन इन अ वेलफुल कॉयर, दुख भरी कॉयर, समूह गान करता है। कौन? द स्मॉल नेट्स, छोटा जिंगर, वो है तुम्हारा संगीत। कहां से? अमंग द रिवर सेलोज, झाड़ियों के बीच में से। अमंग द रिवर सेलोज, सेलोज मतलब झाड़ियां, झाड़ियों के बीच में से, नदी के किनारे उगी हुई झाड़ियों के बीच में से बॉर्न अलोफ्ट ऊपर उड़ जाता है और सिंकिंग या फिर नीचे आ जाता है। एज द लाइट वाइंड लिव्स एंड डाइज, जैसे हवाएं चलती है और खत्म होती है। एज द लाइट वाइंड्स, जैसे ही लाइट वाइंड्स हल्की हवाएं, लिव्स और डाइज चलती है और खत्म होती है। देखो, जब शाम के समय हवाएं चलती है तो नदियों के किनारे जो झाड़ियां हैं वहां से नेट्स जो है, जिंगर जो है, बॉर्न अलोफ्ट ऊपर उड़ जाते हैं। जब हवा तेज चलती है तो वो ऊपर उड़ जाते हैं, जब हवा धीमी होती है तो वो श्रिंक मतलब नीचे आ जाते हैं। एज द लाइट वाइंड्स लिव्स एंड डाइज, जैसे ही हवाएं फुल ग्रॉन लेम, और यहाँ पे लेम देखिए, मेमने, फुल ग्रॉन लेम्स पूरे विकसित हो गए हैं जो मेमने। लाउड ब्लीट, जोर से मिमियाते हैं, मेमने की आवाज को बोलते हैं ब्लीटिंग साउंड। फ्रॉम हिली बॉर्न, पहाड़ी बाड़े से, पहाड़ी क्षेत्र पे जो बाड़े हैं वहां पे जो मेमने हैं वो जोर से मिमियाते हैं। कब? ऑटम के सीजन में, और वो है तुम्हारा संगीत। हैज क्रिकेट टिड्डे, हैज क्रिकेट सिंग, वो भी गाते हैं। क्रिकेट टिड्डे क्या करते हैं? हैज क्रिकेट सिंग, टिड्डे गाते हैं। एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट, और बहुत ही सॉफ्ट कंपन करते हैं। सॉफ्ट मतलब कोमल, ट्रेबल मतलब कंपन करते हैं। टिड्डे की जो कंपन है वो सुनाई देती है ऑटम के सीजन में, वो है तुम्हारा संगीत। द रेड ब्रेस्ट, छोटी चिड़िया जिसका नाम रोबिन है, रेड ब्रेस्ट, विशल्स, वो सीटी बजाती है। फ्रॉम अ गार्डन क्रॉप्ट, क्रॉप्ट का मतलब होता है झुरमुट। सघन जो लता कुंज होते हैं जहाँ पे बहुत सारे जो पेड़ जो है सघन तरीके से उगे रहते हैं उसको बोलते हैं क्रॉप्ट। तो वहां से क्या होता है? द रेड ब्रेस्ट, छोटी जो चिड़िया है रोबिन, वो विसिल आवाज करती है, सिट्टी के जैसे आवाज बजाती रहती है। फ्रॉम ए गार्डन क्रॉप्ट, गार्डन के झुरमुट से। और क्या संगीत है? बाबिल पक्षी, गैदरिंग जो इकट्ठे हो गए हैं, ट्विटर वो चाहते हैं इन द स्काईज, आसमान में। सेलेस पक्षी जो आसमान में उड़ने के लिए तैयार हो गए हैं वो भी वहां पे ट्विटर करने लगते हैं, चाहते हैं। और इस तरह से ये जो संगीत है ये ओटम का संगीत है। इसलिए
कवि कहता है अगर तुम्हारे पास बसंत के जैसे संगीत नहीं है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। थर्ड जो स्टेंजा है उसकी जो 7 पंक्तियां हैं उनकी राइम स्कीम सी डी ई सी डबल डी ई इस तरह से है। सेकंड और थर्ड स्टेंजा की यही राइम है 7 पंक्तियों की, जबकि फर्स्ट स्टेंजा की थोड़ी सी भिन्न है। यहाँ पर हमने 3 स्टेंजा ओड टू ऑटम के पढ़े। फर्स्ट स्टेंजा में ऑटम ब्यूटी, सेकंड स्टेंजा में ऑटम को पर्सोनिफाई किया है, और जो थर्ड स्टेंजा है उसमें ऑटम के संगीत को बता करके कवि ने अपनी नेगेटिव कैपेबिलिटी को बताया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस पूरी पोएम को आप पढ़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।